आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने चैनल पे और अब हम लोग आज से नया सीरीज़ शुरू करेंगे बीपीएससी प्रारंभिक प्रश्न के पूर्वावलोकन का, जो कि 38वां से लेके 67वां तक का, जो 8 मई का हुआ था, उस दिन तक का सारे बीपीएससी के अब तक सारे पूछे हुए प्रश्नों का सारा संकलन इसमें किया हुआ है। घटना चक्र का ये किताब है, आप सभी इससे परिचित होंगे और अगर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, इसमें सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। बीपीएससी का अब तक का सारा पूछा हुआ प्रश्न इसमें एक एक करके डाला हुआ है। हर सेक्शन के लिए अलग क्वेश्चन डाला हुआ है, जैसे भारतीय इतिहास, सामान्य राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण, समसामयिकी, बिहार संबंधी प्रश्न, बिहार के भी सारे भूगोल, कृषि, उद्योग एवं विविध, इतिहास, जनसंख्या एवं नगरीकरण, विविध, हर तरह के प्रश्न इसमें डाले हुए हैं। तो आज से हम लोग यही सीरीज शुरू करेंगे। बीपीएससी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 8-10 क्वेश्चन तो हर बार रिपीट कर ही जाते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक होगा। यह घटना चक्र का 2023 में पब्लिश किया हुआ 2023 के लिए पब्लिश किया हुआ किताब है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 1992 से लेकर 2022 तक का बीपीएससी द्वारा पूछा गया सारा प्रश्न इस बुक में है। यह बुक लगभग कितने पेज का, लगभग ये 352 पेज का है। हम लोग इसे जल्द से जल्द पढ़कर और जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यह पहला लेक्चर है। इसी तरह से जब तक ये किताब चलता रहेगा तब तक लेक्चर्स धीरे धीरे आते रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बने रहिए और धीरे धीरे इसे सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, जैसा जिस क्वेश्चन का डिमांड रहेगा उसे रिपीट करूँगा। आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप लोग बस ध्यान से सुनिए, देखिए। और हम लोग शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास। ठीक है, पहला प्रश्न। हाँ, ये जूम तो ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा जूम का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को, इतना ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं। भारत में पशुपालन, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है डी, मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? डी, मेहरगढ़। निम्नलिखित, ये देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इससे आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा किताब खत्म होने, जो कि लाभदायक बिल्कुल भी नहीं हो आप लोग के लिए। आप लोग चाहें तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाऊँगा तो आप लोग बहुत आसानी होगा डिस्क्रिप्शन पढ़ने में। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रश्न और उत्तर करूँगा, जो कि एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी लाभदायक होगा आप लोग के लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो यह सी, ताम्रपाषाण युग। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा की मिट्टियों के बर्तन पर समानता किस रंग का उपयोग किया हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, लाल। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया गया? तो यह लाल रंग का उपयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह पड़ता है आधे ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह है पक्की ईंट से बनी इमारत का है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह पक्की ईंट से बनी हुई है। यह 63वां पूछा गया था, 63वां 2017 में हुआ था। और यह बीपीएससी बिहार के लिए चल रहा है। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर का सीरीज़ नहीं देखा तो यह प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। आइए फिर से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? तो यह लोथल है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? तो यह लोथल है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो यह लोथल है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल है। निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है बनवाली से। निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत का निशान मिलते हैं? तो यह कालीबंगा से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन नगर में जुते हुए खेत का निशान मिलता है? तो यह कालीबंगा में मिलता है। निम्नलिखित में किस हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं है? तो संबंधित कौन कौन से नहीं? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एन वत्स, बी ए स्मिथ। तो यह बी ए स्मिथ नहीं है, बाकी तीनों नाम संबंधित है। फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस स्मिथ, एम एस वर्ड्स और बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ हो जाएगा, इनसे संबंधित नहीं है। भूगोल का महत्वपूर्ण इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुआ, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही। भूगोल का महत्वपूर्ण महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में किस तट पर लड़ा गया था? तो यह पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें मतलब कोई चैप्टर वाइज बाइसेक्शन नहीं किया हुआ है। तो यह
यह एक प्राचीन इतिहास का है। यह 3 भाग में बँटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन में जितने सारे घटनाक्रम हुए थे सब इसमें अंकित किया हुआ है। तो इसमें चैप्टर वाइज़ नहीं है कि हड़प्पा काल अलग, वैदिक युग अलग, उत्तर वैदिक अलग, फिर बौद्ध अलग, मौर्य अलग, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब एक ही साथ दिया हुआ है। जैसे अभी हड़प्पा का 9-10 प्रश्न जितना भी थे वो खत्म हो गया, तो अब शुरू हो गया वैदिक काल। तो इसी तरह से आगे मिलते जाएँगे। कोई चैप्टर वाइज़ डायसेक्शन नहीं किया हुआ है, तो आप लोग इसको लेकर के प्लीज़ कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख चुके थे हम लोग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित से किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह सोम एवं इसे पेय का नामाकृत देवता। एवं इस पेय का नामाकृत देवता। ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह सोम और इस पेय पर नामकृत देवता का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह वैशेषिक ने किया था। निम्नलिखित में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक ने किया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडलवन में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। ये देखिए 3 और पूछा हुआ, 42वां में, 47वां में, फिर 53 से लेके 55वां में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो यह पावापुरी में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यह पावापुरी में हुई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यह जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यह जमाली था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह 14 पूर्व कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। महावीर बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। माता बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। माता बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। यदि इसका डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह धार्मिक पुस्तक बौद्ध की है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म, सी ऑप्शन। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से में समान नहीं है? तो यह आत्मदाह का बात समान नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदाह। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का? तो यह 5वीं पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का? तो यह 5वीं पीढ़ी का। यह डिस्क्रिप्शन चाहे तो पढ़ सकते हैं आप लोग। बराबर के गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए रूप में किया जाता था? तो ये आजीविकों के लिए किया जाता था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए रूप में किया जाता था? ये आजीविकों के लिए किया जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मखली गोसल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? तो मखली गोसल। पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह उदयन द्वारा किया गया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह उदयन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बनाया था? तो यह उदयन था। निम्नलिखित में किस राजा द्वारा पाटलिपुत्र बनाया था? तो यह उदयन था। देखिए एक ही प्रश्न को देख रहे हैं आप लोग किस तरह से कितना घुमा घुमा कर पूछा हुआ है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में इसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यह इनकी राजधानी राजगिरी या ग्रीवराज। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यह राजगिरी और यह ग्रीवराज है। अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? तो इनके वंश का नाम था हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इनके वंश का नाम हर्यक वंश था। सेंट्रिकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो यह विलियम जोन्स ने की थी। सेंट्रिकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो यह विलियम जोन्स ने की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसप द्वारा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका नाम है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ।
किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह जूनागढ़ में वर्णित है। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो यह जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यह खारवेल का था। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यह खारवेल का था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो इनका संबंध ई हो जाएगा। उपयुक्त में क्वेश्चन ही कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो कलिंग नरेश खारवेल क्या है? देखिए ऑप्शन देखते हैं इसमें। महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से या रटभोजक वंश से। तो इनका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका देख लेते हैं, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक मेघवर्धन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवर्धन वंश से पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इसमें एक से अधिक, क्योंकि यहाँ महामेघवंश भी है, चेदी वंश है और तो ए और बी इसका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ई हो जाएगा। सॉरी। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिन्होंने हूणों को पराजित किया था, तो ये कौन थे? स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिन्होंने हूणों को पराजित किया था, कौन थे? स्कंदगुप्त। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बिना जोती गई जंगली भूमि को। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती गई जंगली भूमि को। आइए 47वां नंबर प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी, तो ये 515 से लेकर 520 ईस्वी के बीच में की थी। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी कब? 1515 से लेकर 1520 तक। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यह की थी ह्वेनसांग ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यह ह्वेनसांग ने की थी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? तो यह स्थित है बिहार में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। आइए 51वां प्रश्न। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह है नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यह हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? तो यह हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में उद्गत हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह कश्मीर में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो यह है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? तो राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? राजगीर में। बौद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो आइए सुमेल करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। जन्म लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? सारनाथ में था। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। फिर से देखते हैं, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में, प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। 58वां नंबर प्रश्न। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था कनिष्क के टाइम में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र आत्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी वैशाली में। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। 16 महाजनपद की सूची मिलती है कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध होती है कहाँ से? भी अंगुत्तर निकाय से। ये देखिए 16 महाजनपद के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसे रोक कर पढ़ सकते हैं आराम से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था कौन सा? गुप्त युग था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व विख्यात था? तो विश्व प्रसिद्ध था तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, बिल्कुल सही। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी। ए और बी सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, नहीं करता है। 12वीं सदी का अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, बिल्कुल सही। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और दो दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो यह देखिए, इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुई थी? तो यह हुई थी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुई थी? तो यह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुई थी। मगध की राजधानी कौन सी है? तो यह राजधानी मगध की, इसमें ए और सी दोनों सही हो जाएगा। पाटलिपुत्रा भी थी और गिरिब्रज दोनों थी, तो इसमें हो जाएगा ए और सी दोनों। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसकी प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चंपा, अंग, पाटलिपुत्रा और वैशाली दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। तो फिर से पढ़ा देते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसकी प्रथम राजधानी है राजगिरी या गिरिब्रज, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो किया था मौर्य वंश ने। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन? तो यह विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन? विशाखदत्त। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यह था धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था उसके समकालीन। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो लकड़ी से बना था। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था किससे? तो लकड़ी से बना हुआ था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका गठन शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो यह पश्चिम भारत के लिए हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो यह है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी। आइए 77 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग उसके राज्य में सम्मिलित था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के समय में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका उसके समय में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई पाटलिपुत्रा में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। अशोक के शिलालेख या इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? तो प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख या इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो इसके धर्म का मूल संदेश हो जाएगा राजा के प्रति वफादारी, बिल्कुल सही। शांति और अहिंसा, बिल्कुल सही। बड़े का सम्मान, बिल्कुल सही। धार्मिक सहिष्णुता, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से सभी। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, बिल्कुल सही। शांति एवं अहिंसा, बिल्कुल सही। बड़ों का सम्मान, बिल्कुल सही। धार्मिक सहिष्णुता, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा ई। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह स्तंभ है क्या? भब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा? तो भब्रू स्तंभ। अशोक अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? तो यह हो जाएगा प्रियदर्शी, बी ऑप्शन। अशोक अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं, बी ऑप्शन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह है राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह विषय है आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक।
क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय थे अशोक कौटिल्य के पुस्तक में। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो यह किया है 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 भागों में विभाजित किया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य समाज में 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पीपल्स ऑफ द अरेबियन सी किसने लिखी है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि यह लेखक और ज्ञात लेखक है इसका, इस पुस्तक का। तो पीपल्स ऑफ अरेबियन सी किसने लिखी है? तो यह हो जाएगा ई, उपयुक्त में कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किसमें? इंडिका में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। इसमें किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो यह हो जाएगा विम कड़फिशर ने। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो विम कड़फिशर ने किया था। कला की गांधार शैली निम्नलिखित समय में फली फूली? तो यह फली फूली कुषाणों के समय में। कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से फली फूली? तो कुषाण के समय में फली फूली थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो यह कनिष्क था। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने की थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो यह किया था कन्नौज वंश ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कन्नौज वंश ने राज किया था। राजा खलवल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो यह हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। राजा खलवल का नाम जुड़ा यह फिगर है किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह गुप्त काल का महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है, इसका आंसर है ई, उपयुक्त में कोई नहीं और एक से अधिक। तो क्योंकि इसमें कल्याण है, ताम्रलिप्ति, भड़ोच और काम्बेज है। तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भ्रगुच या भड़ौच था जहाँ से पश्चिम देश के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे भी उत्तर भारत का व्यापार होता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो चारों उपयोग किया जाता था, कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच या कैम्बे। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था? तो यह गुप्त वंश दिया था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की थी उपज की 6ठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? तो उपज का 6ठा भाग था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो यह गुप्त वंश का था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त वंश की देन अत्यधिक थी। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह कौन थे? आर्यभट्ट थे। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है? तो यह आर्यभट्ट थे। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यह थे ई, उपयुक्त में कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते थे? तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका। यह इसका डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे परिचित नगर कौन सा था? तो यह मथुरा नगर था। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा नगर था। कविवान निवासी था कहाँ का? पाटलिपुत्रा का। कविवान निवासी था कहाँ का? पाटलिपुत्रा का। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, उपयुक्त में कोई नहीं, इसका समय है 671 या 672 ईस्वी में।
चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किया था 671 से लेकर 672 के समय में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फ्यायान ने किस शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत की यात्रा की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फ्यायान ने किस शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त इसके संस्थापक थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे, जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी, तो यह था कौन, बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी, तो यह था बालपुत्र देव। नालंदा विश्वविद्यालय के वंशज के विनाश का कारण क्या था, तो यह मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था, तो मुसलमान थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन, चंदेल। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन, चंदेल थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम कौन था, धर्मपाल था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम्ब का नहीं हुआ है, बाकी चेर चोल पांडे का हुआ है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम्ब का नहीं हुआ, चेर चोल पांडे का हुआ है। 115वां प्रश्न, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था, तो उरायूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र उरायूर था। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में कौन थे, तो विशाखदत्त थे। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, तो विशाखदत्त थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, तो चंद्रवदयी थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, तो चंद्रवदयी थे। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन थे, तो भाष्य थे। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन है, तो भाष्य हैं। और देखिए इनके द्वारा लिखे गए बाकी सारी किताबों का आप अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पे रोक के। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो यह कवि थे कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था, तो यह लिखा था भारवी ने। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था, भारवी ने लिखा था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पन्हो प्राचीन भारत के मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पन्हो। बाकी संगम साहित्य और जातक कथाएं इनके बारे में बताते हैं कुछ कुछ। हरचरित नाग पुस्तक किसने लिखी थी, तो हरचरित नाग पुस्तक वानभट्ट ने लिखी थी। हरचरित नाग पुस्तक किसने लिखी थी, तो वानभट्ट ने लिखी थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। चोलकाल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो चोलकाल ग्राम पंचायत या विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। चोलकाल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ग्राम पंचायत विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो यह था चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल था। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, तो यह गोपुरम कहलाते थे। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, तो गोपुरम कहलाते थे। तो यहाँ पे अब प्राचीन इतिहास खत्म होता है। यहाँ पे हम लोग टोटल कितना प्रश्न था, 126 प्रश्न लोग देख चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोग आसानी से इन सारे प्रश्नों को दोहरा सके, रिवाइज कर सके और आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ताकि बीपीएससी में अगर इस तरह का प्रश्न फिर कहीं पूछा जाए तो आप लोग इससे आसानी से देख सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में मध्यकालीन भारतीय का इतिहास देखेंगे और इसी तरह से हम लोग पूरा हर सिलेबस का हर टॉपिक देख लेंगे। तो आप लोग से बस यही अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तब जब भी कोई नया वीडियो इस पर डाला जाए तो आप लोग तक इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्त यार जो भी मतलब बीपीएससी की तैयारी करते हैं या बिहार के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। तो चलिए अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, धन्यवाद।